हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का ऊंची उड़ान के इस प्लेटफॉर्म पे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे अक्टूबर महीने के भाग 3 की। जी हाँ, क्या कुछ रहने वाला है करंट अफेयर्स इस सेशन में हम पढ़ते हैं। बेसिकली यूपीएससी, बीपीएससी, आईबीपीएस पीओ की बात कर लें, क्लर्क की बात करें, आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क की बात करें, या एसएससी सीजीएल की बात करिए, +2 लेवल की बात कर लीजिए, या फिर आप और अदर एग्जाम्स जैसे बिहार एसएससी हो गया, बिहार सीजीएल है, बिहार एसआई है ना जी, बिहार पुलिस है, और भी बहुत सारे रेलवेज के एग्जाम्स में बहुत सारा करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में बनता है और रिलेटेड फैक्ट रहता है, राइट। तो इसी कड़ी में हम लोग आज बात करेंगे पार्ट 3 की। बिना देरी गवाए जरा जल्दी से कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल स्क्रीन पर देखेंगे हमारा पहला सवाल। जी हाँ, क्या है पहला सवाल? तो पहला सवाल है हमारा कि भैया अहमदनगर जिला, जी हाँ, जिले का नाम क्या है? अहमदनगर। हाँ जी, याद रखिएगा कि भैया ये जो अहमदनगर जिला है इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? तो हमने कहा इसका नाम अहिल्या नगर कर दिया गया। बहुत बढ़िया, दो नाम समझ में आया। एक तो अहमदनगर जिला समझ में आया, इसका नाम आज के बाद से क्या हो जाएगा? अहिल्या नगर हो जाएगा। बोले बहुत सर थोड़ा सा ना अब इस पर चर्चा कर ली जाए कि सर ये अहमदनगर जिला है किस राज्य का? हमने कहा कि देखो भैया, ये जो जिला है ना, हमारे यहाँ पर एक राष्ट्र है जिसे हम लोग महाराष्ट्र कहते हैं। जोक सपाट है ना जी। महाराष्ट्र नाम से एक जगह है, एक राज्य है, इसी राज्य में एक जगह है, एक जिला है जिस जिले को हम लोग कहते हैं अहमदनगर। दरअसल एक इंसान हुआ करते थे जिनका नाम था अहमद निजाम शाह। क्या नाम था जी? अहमद निजाम शाह। जी हाँ, अहमद निजाम शाह। इन्होंने क्या किया था भाई साहब ने, अहमद निजाम शाह ने, इन्होंने दो काम किया। सबसे पहला काम किया कि भैया एक तो अहमदनगर जिले की स्थापना की, अहमदनगर है ना, इसकी स्थापना करेंगे। और भैया स्थापना किए हैं, जगह है तो कोई रहने वाला भी चाहिए, है ना। तो निजाम शाह बोले अरे किसी की जरूरत नहीं है, हम काफ़ी है। बोले क्या? है ना। तो यहाँ पर इन्होंने अपने वंश की, है ना, इन्होंने क्या किया? निजाम शाही वंश की स्थापना की। क्या की? निजाम शाही वंश की स्थापना। तो भैया इन्हीं के नाम पर पड़ा था हमारा, क्या नाम था? अहमदनगर, है ना जी। अहमद निजाम के ही नाम पर अहमदनगर, कहाँ का? महाराष्ट्र का एक जिला। अब किसके नाम पर है? अब अहिल्याबाई के नाम पर। अब आइए वापस, ये तो पुरानी कहानी हो गई। अहिल्याबाई के नाम पर क्यों? हमने कहा यहाँ पर एक, है ना, एक वीरांगना हुआ करती जिनका नाम था रानी अहिल्याबाई होलकर। पूरा नाम क्या है? अहिल्याबाई होलकर। जी हाँ, होलकर परिवार से संबंध रखने वाली, सॉरी, अहिल्याबाई होलकर जी, इन्हीं के नाम पर अब कहा गया कि अब इस जगह का नाम अहिल्याबाई होलकर। अच्छा, इसके अलावा ना महाराष्ट्र में कुछ और भी नाम बदले गए हैं, ठीक है। ये अगर हो गया हो, आगे बढ़े भैया। क्या क्या, किस किस जगह? दो जगह ऐसा है जिसका नाम पूछ लेगा कभी भी। एक तो सबसे पहले औरंगाबाद, कि भैया औरंगाबाद का नाम बदल गया है ना जी। तो अब औरंगाबाद का जो नाम बदला है, औरंगाबाद का नाम हो गया है संभाजी नगर। क्या हो गया है भाई साहब? संभाजी नगर हो गया है, ठीक है। और ये औरंगाबाद किसके नाम पर था? हम कहेंगे एक मुगल बादशाह हुआ करता था, औरंगजेब। कौन हुआ करता था? औरंगजेब, ठीक है जी। हाँ जी, तो इसी के नाम पर ये औरंगजेब क्या करता था, मतलब सॉरी, इसी के नाम पर क्या किया गया था? इस शहर को बसाया गया था। नाम क्या था इसका? औरंगाबाद। चले भाई, एक दूसरा भी शहर है ना, उसका भी नाम बदल गया है। दूसरा नाम है उस्मानाबाद। दूसरा नाम है उस्मानाबाद। जी हाँ, उस्मानाबाद, ठीक है जी। उस्मानाबाद, उस्मानाबाद। अब ये सवाल है कि भाई ये किसके नाम पर है? सबसे पहले तो ये जान लीजिए, है ना। तो एक हुआ करते थे मीर उस्मान अहमद, ठीक है जी। क्या नाम था इनका? मीर उस्मान, मीर उस्मान। इन्हीं के नाम पर, मीर उस्मान के ही नाम पर क्या हुआ है? जगह का नाम पड़ा था। अब इस जगह का नाम चेंज हो गया है, अब नया नाम हो गया है इस जगह का धारा शिव। क्या नाम हो जाएगा? धारा शिव। जी हाँ, ये इस जगह का नया नाम है, ठीक है जी। क्या नाम पड़ गया?
धारा शिव, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है ना जी। चलिए भाई, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, चलिए अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग के लिए एक होमवर्क ये है कि आपको ये बताना है कि अहमदनगर जिला, जिसे अब हम लोग अहिल्याबाई नगर कहते हैं, अहिल्याबाई नगर के किस जगह पर अहिल्याबाई होलकर का जन्म हुआ है। जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में चोंडी गांव का नाम मेंशन करेंगे। चलिए भाई, अगली खबर हमारे सामने ये रहा। इजराइल सरकार ने किस व्यक्ति को अपने देश आने से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। भैया लाडो ना आना इस देश, बोले किस देश, बोला इजराइल। किसको मना कर दिया, बोला एंटोनियो गुटेरस को, है ना जी। हमने कहा अच्छा सर इसमें हाय तौबा करने वाली क्या बात है जी। है तो आए दिन कोई ना कोई बैन होता ही रहता है, जैसे हमारे यहाँ पर ही बहुत सारे लोग बैन हैं, है ना जी। भैया भारत में आपकी एंट्री अलाउ नहीं है, वैसे ही इजराइल में इनका। अभी हैं कौन पहले जान लीजिए। दरअसल ये भाई साहब जो हैं, है ना, छोटे मोटे इंसान नहीं हैं, ये भाई साहब यूएन के सचिव हैं जी। अब सोच के देखो, संयुक्त राष्ट्र के सचिव को इजराइल बोला कि भैया आप हमारे यहाँ नहीं आ सकते। बोले क्यों नहीं आ सकते, बोला ईरान के कारण नहीं आ सकते। बोले ले भलैया सर ईरान के कारण कहे नहीं है इजराइल है आदमी, ये आदमी ईरान के कारण इजराइल कहे नहीं जाएगा। कहा कि सुनिए, इजरायली सरकार बोली है कि बेटा जब हमारे ऊपर ईरान हमला किया था तो आप चुप थे, आप काहे चुप थे, आपको जवाब देना था कि भाई सारे लोग मिलके हम लोग शांति से रहेंगे, आप क्यों चुप हुए। अब ये इसकी सजा ये है कि बेटा अब आप हमारे देश में नहीं आ सकते हैं, है ना। और रही बात सचिव की, कुल मिला के 9वें नंबर के सचिव हैं, है ना जी, 9वें नंबर का सचिव हैं ये भाई साहब। और इनको क्या कर दिया है, इजराइल अपने यहाँ बैन कर दिया है कि भैया अब आप हमारे यहाँ बिल्कुल भी नहीं आएंगे। चलिए जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में, ईरान की राजधानी है ना जेरूसलम है, सॉरी इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में ईरान की राजधानी आप हमें बताएंगे, ठीक है। चलिए भाई अगले खबर की तरफ बढ़ेंगे। क्या कुछ रहने वाला है अगला सवाल। जी हाँ, ये रहा हमारे कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप स्क्रीन पे। जी हाँ, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली 5 भाषाएं हैं। इन भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा मिलने के बाद अब शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कुल कितनी हो गई है ना, शास्त्रीय भाषा। तो फिलहाल तो ये जानकारी हमारे पास ये सामने आ गई कि 5 और जुड़े हैं, है ना, 5 जुड़े हैं, पहले से 6 हैं, कुल मिला के संख्या हो गई हमारी 11। कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बोलिएगा सर आज तक तो हमने मातृभाषा सुनी थी, राजकीय भाषा सुनी थी, है ना जी, तो अब ये कौन सी भाषा है, शास्त्रीय भाषा। क्या शास्त्रीय संगीत बजाने की भाषा है, हमने कहा बिल्कुल भी नहीं, है ना। हाँ, ऐसा नहीं है कि हाँ जी इन भाषाओं में शास्त्रीय संगीत, जी नहीं। दरअसल कोई भी भाषा शास्त्रीय भाषा तब कही जाएगी कम से कम उसका इतिहास 1500 साल, कम से कम 1500 साल से लेकर के 2000 साल तक इसका इतिहास होना चाहिए, अपना इतिहास होना चाहिए इस भाषा का। इस भाषा की अपनी व्याकरण होनी चाहिए, इस भाषा में साहित्य होना चाहिए, और वो भी साहित्य कैसा भैया, सर्वलोक मान्य होना चाहिए, मतलब लोगों के बीच प्रचलन में हो, है ना। ये साहित्य प्रचलन में होना चाहिए, तब जाके किसी भी भाषा को मिलेगी शास्त्रीय भाषाओं की क्या, शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा। तो 5 भाषा हमने देख लिया, इसमें जुड़ी मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। तो सवाल मन में आया कि सर पहले से 6 कौन है ना। तो हम पहले 6 की बात करेंगे। जो सबसे पहला जोड़ा गया था उसका नाम था तमिल। जी हाँ, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया। जी हाँ, ये हमारी 6 भाषाएं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 भाषाएं हमारी पहले से शास्त्रीय भाषाओं की सूची में आती है। 5 भाषा यहाँ से जोड़ ली गई है, तो कुल मिला के 11 भाषा। अब ऑप्शन में हो सकता है कि बिहार वाले एग्जाम में बैठिएगा तो क्या पता भोजपुरी पूछ दे कि बताइए इनमें से कौन शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो ये 11 का नाम आपको अगर याद रहेगा तब तो आप जाके बात कर पाएंगे, है ना जी। चलिए भाई, तो ये रहा इस सवाल से रिलेटेड क्या कुछ होने वाला है हमारे सामने। चलिए अच्छा, जरा जल्दी से आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में एक चीज बता दीजिए। क्या बताइए
कि भैया भाषा से संबंधित जो अनुसूची है वो हमारी कौन सी है, 8वीं अनुसूची है। भाषा से संबंधित कौन सी है, 8वीं अनुसूची। आप जरा जल्दी से हमें ये बता दें कि ये अनुसूची तो ठीक है ना, ये भाई साहब किस अधिनियम के तहत है ना आता है। चलिए भाई अगला सवाल हमारे सामने क्या कुछ है कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल स्क्रीन पर, ये रहा हमारे सामने। जी हाँ, हाल ही में क्या किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम, याद रखिएगा स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम नाम याद रखना है। इसी के हिस्से के रूप में किस राज्य में है ना, किस राज्य में 4 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का निर्माण शुभारंभ किया गया है। आंसर हो जाएगा हमारा क्या चीज भैया, हमारे साउथ ईस्ट का असम। जी हाँ, असम ही वो जगह है जहां पर क्या किया गया है, कुल मिला के 4 कंप्रेस्ड बायोगैस लगाए गए हैं, है ना, बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। बोला कि सर ये जो हमारे असम है, असम के कितने जिलों में, हमने कहा 4 जिलों में। कौन कौन सा जिला है, तो सबसे पहले तो गुवाहाटी में हमको देखने के लिए मिलेगा। बोले बहुत अच्छा, गुवाहाटी के बाद फिर तिनसुकिया में देखने के लिए मिलेगा, है ना। तिनसुकिया आप लोग जानते होंगे, जो लोग वहाँ से मतलब ये करते होंगे है ना बिलोंग, या फिर उसके बारे में थोड़ा सा भी ये होगा असम के बारे में, तो आप इसको अच्छे से जानते होंगे। ठीक है जी, तो 2 हमारा हुआ गुवाहाटी, इसके बाद हो गया हमारा तिनसुकिया, गुवाहाटी तिनसुकिया, है ना जी। और इसके बाद फिर हम अगला 2 को देखेंगे। ठीक है जी, आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा जोराहट। जी हाँ, जोराहट जो है ना, यहाँ पर क्या किया गया है, यहाँ पर भी बनाया गया है। दरअसल इसके अगल बगल थोड़ी सी ग्रामीण एरिया का मतलब वो है थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, तो इस कारण से यहाँ पर इसको रखा गया। और एक चौथा जगह है ना, चौथा जिला आपको जो याद रखना है शिवसागर, चौथा जिला जो है वो आपको याद रखना है शिवसागर। क्या किया गया है, इन 4 जिलों में मोदी जी के द्वारा क्या किया गया है, 4 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। किस कार्यक्रम के तहत, हम कहेंगे स्वच्छता ही सेवा 2024 कार्यक्रम। सवाल मन में हो सकता है कि सवाल को घुमा करके पूछ दिया जाए, है ना, कि असम में 4 कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों का उद्घाटन है ना किस कार्यक्रम के तहत किया गया, किसके द्वारा किया गया और कहां किया गया। ठीक है जी, ये पूछ लिया जाएगा। 4 जिलों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। जरा जल्दी से असम के जो हमारे कौन है सीएम है ना, जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि भैया असम के मुख्यमंत्री इस समय कौन है ना, वो भैया हेमंता बिस्वा शर्मा जी। ठीक है, चलिए भाई, किस देश को पहली बार अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नियामक, जी हाँ, अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नियामक मंच, इसका पहली बार एसोसिएट मेंबर बनाया गया है। जी हाँ, पहली बार एसोसिएट मेंबर बने, हम कहें हाँ जी। अच्छा सर, अगर हम एसोसिएट मेंबर आज बने हैं तो जरा ये संस्था कब बनी ये बताइए। हमें ये जानना जो जरूरी है कि भैया जिसमें एंट्री भारत की 2024 में हो रही है कि उसका जन्म कब हुआ। हमने कहा इसका जन्म हुआ है कब, 2011 में हुआ है। कब हुआ है, 2011 में हुआ है। ठीक है जी। अच्छा सर, हमको एंट्री कैसे मिल गया इस बार, तो हम कहेंगे कि देखिए 2024 में जो है ना, कौन है इसका अध्यक्ष है इस समय यूएसए। ठीक है, और दुनिया की तो फिलहाल अभी मजाल नहीं है कि हमसे भिड़ जाए। हमने कहा कि भैया जरा देख लो हमारा भी, है ना। बोले काम करिए सर, आइए आप हमारे साथ एसोसिएट मेंबर बन जाइए। ठीक है जी, तो अध्यक्ष कौन है 2024 का, यूएसए। ठीक है जी, किसे एंट्री मिली है, भारत को मिली है। कहाँ मिली है, अंतरराष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नियामक मंच में मिली है। ये बना कब था, हम कहेंगे 2011 में बना था। ठीक है जी, इससे रिलेटेड क्या फैक्ट, जो फैक्ट्स वगैरह आपके एग्जाम में बनते हैं है ना, वो आपके सामने। चलिए भाई, अगला सवाल क्या कुछ रहने वाला है, हम जरा हमारे कंप्यूटर लैपटॉप मोबाइल स्क्रीन पर, ये रहा हमारे सामने। जी हाँ, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 साल में देश का पहला गरीबी मुक्त राज्य, क्या है भैया, गरीबी मुक्त राज्य बनने का, देश का पहला गरीबी मुक्त राज्य बनाने का के लिए क्या किया जा रहा है, रोड मैप बनाया जा रहा है ना। दरअसल क्या हुआ कि यूपी की बात है ना, हमारे यूपी की। योगी बाबा बैठे बैठे सोच रहे होंगे यार बहुत दिक्कत हो गया यार, कितना बुलडोजर चलवाएं।
बुलडोजर चलाते चलाते भाई साहब मन उब गया होगा इनका, तो बोला कि भैया बुलडोजर नहीं चलवाते, अब एक काम करते बनवाते हैं, कुछ करते हैं। बोले क्या करते? बोले गरीब को खोज खोज के निकालो, है ना, कि जितने गरीब हैं अब गरीबी खत्म करो। बोले मतलब? बोले घबराइए नहीं, गरीबी हटाना है, गरीब को नहीं हटाना है ना। बोले गरीबी हटाएंगे। कैसे हटाएंगे गरीबी? कहा कि देखो भाई, हम न चले जाएंगे गांव में। कहाँ जाएंगे? गांव में, क्योंकि गांव में ही सबसे ज्यादा गरीब लोग मिलते हैं। देखिए ये बात प्लीज इसको दिल पर मत ले लीजिएगा, है ना, मैं भी एक गांव वाला हूं, मुझे पता है अच्छे से। शहरों में फैसिलिटी ज्यादा है, गांव में फैसिलिटी नहीं है। शहरों में काम पैसे के बिना नहीं चलता है, गांव में काम बोली पर चल जाता है, प्यार पर चल जाता है। तो गांव में दिल से अमीर रहने वाले लोग रहते हैं, उनके हाथ में पैसा थोड़ा कम होता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस मेरी बात का बुरा ना माने, ठीक है जी। कहाँ मिलेंगे हमको सबसे ज्यादा गरीब लोग? कहाँ मिलेंगे? गांव में मिलेंगे। तो कहा कि चलो गांव में चलो, है ना जी। अच्छा गांव में जाइएगा सर, क्या करिएगा? हमने कहा कि भाई साहब गांव में जाएंगे, देखेंगे जो अति गरीब है, गरीब से भी गरीब, अति गरीब, जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है ना, अति गरीब है। बोले इसको हम उठाने का कोशिश करेंगे। बोलेंगे अच्छा सबको? नहीं जी, सिर्फ 10 से 15% ही शुरू में हम कर पाएंगे। हर एक गांव में हर एक साल अगर हम 10-15% भी अगर सुधार कर दे तो 10 साल में कोई भी गांव हमारा गरीब बचेगा क्या? जरा सोच के बताइए तो, क्या कोई गांव गरीब बचेगा? नहीं बचेगा। 10% के हिसाब से भी चले भैया कि 10 से 15% के हिसाब से चलेंगे। बोले क्या करिएगा? हमने कहा गरीब की समस्या है। बोले क्या समस्या है? हमने कहा गरीब की पहली समस्या तो यही होती है कि भैया खाना कैसे मिलेगा, हो पॉकेट में पैसा नहीं है तो रोटी, इसके बाद रोटी मिल गया है तो कपड़ा, कपड़ा के बाद सर मकान की बात की जाएगी। इसके बाद अच्छा सर रोटी कपड़ा मकान ही तो सर आधारभूत ये है, मतलब जरूरत है। अब हर किसी को पकड़ पकड़ के रोटी कपड़ा मकान दे दोगे, आपको नहीं लगता कि अगर हर किसी को रोटी कपड़ा मकान दे दिया जाए तो कल से सारे लोग काम करना बंद कर देंगे? बोले काम बंद, सरकार तो है खिलाने वाली, हम काहे काम करेंगे भाई, नॉर्मल सी बात है। यहां पर दिमाग लगाया जाएगा। क्या? बोले कि इसको रोटी चाहिए, हाँ ठीक है, तत्काल प्रभाव में रोटी दिया जाएगा। कपड़ा चाहिए, हाँ तत्काल प्रभाव में दिया जाएगा। ठीक है जी। मकान चाहिए, ठीक है, मकान बनाने में मदद करेंगे, लेकिन ये चीज तुम अपने से भी कर सकते हो। बोले कैसे कर सकते हो? इसके लिए कब? भैया ये कब कर पाएंगे? जब इनके पास किसी तरह का कोई रोजगार होगा तब ना जी। रोजगार होगा नहीं तो पैसा कहां से कमाएंगे भैया? तो रोजगार होना चाहिए। रोजगार कब होगा? जब भैया इनके पास शिक्षा होगी। तो कहेंगे कि हम क्या करेंगे भाई साहब, हम सारे जगहों पर जाएंगे और जाकर के क्या करेंगे? रोजगार और शिक्षा की बात करेंगे। जितने गांव हैं 10 से 15% घरों में पहुंचेंगे, और ये 10-15% जहां पर संभव है वहां ठीक है, नहीं तो इन्होंने टारगेट एक और ले रखा है कि भैया 20 से 25 परिवार, या तो 10 से 15% परिवार या फिर 20 से 25 परिवार, जो मतलब ये रहे कन्वीनियंट, उसको लेकर के और क्या करना है, इस पर काम करना है। अब रोजगार भी देंगे, शिक्षा भी दे दिए उसको, रोजगार भी हो गया, खुद से पैसा कमाएगा, खुद रोटी खरीदेगा, खुद ही कपड़ा खरीदेगा, खुद ही मकान बनाएगा, कहीं कोई दिक्कत जी नहीं। सशक्त भारत की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हुए यहां दिखाई देंगे। किसके साथ? उत्तर प्रदेश के साथ। और ये कारनामा करने वाला उत्तर प्रदेश हमारा पहला राज्य बना है। चलिए भाई, कहीं कोई दिक्कत हो अगर तो आप यहां से सवाल कर सकते हैं। ठीक है जी। चलिए भाई, चलिए अगला सवाल क्या कुछ रहने वाला है हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल स्क्रीन पर। ये रहा हमारे सामने। जी हाँ, नवंबर 2024 में, क्षमा करें कभी कभी इधर उधर निकल जाते हैं, माफ करें। चलिए भाई, नवंबर 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक रक्षा प्रदर्शनी, जी हाँ क्या नाम है? यूरो नाबेल 2024। जी हाँ, इसका आयोजन किस देश के द्वारा किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। हमने पूछा कहां किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा पेरिस। आंसर हो जाएगा पेरिस। अच्छा सर, दुनिया का सबसे बड़ा मतलब, दुनिया का सबसे बड़ा, इसका मतलब ये हो गया कि सर कितने देश? सबसे बड़ा मतलब बहुत सारे लोग मिलेंगे, कितने देश? हमने कहा 104 देश।
फ्रांस पेरिस में 104 देश यहां पर आएंगे, इसमें से एक अपना भारत भी होगा। भारत को भी क्या मिला है, इनविटेशन मिला है कि आइए भैया आप हमारे इस यूरो नोबेल में क्या करिए, भैया आप भी आकर के यहां पर, है ना, थोड़ा सा पार्टिसिपेट आप भी कर लीजिए, देख लीजिए कि क्या हिसाब किताब है। और ये फ्रांस कर रहा है, क्या कर रहा है, यूरो नोबेल 2024 कहाँ किया जा रहा है, फ्रांस के पेरिस में। कितने देश होंगे, 104 से अधिक देशों को बुलाया जा रहा है, इसमें हमारा भारत भी है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हो सकता है सवाल पूछ ले कि दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास किस देश ने किया, है ना, 4 ऑप्शन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन, इनमें से कोई नहीं। उपयुक्त में 4, एक से अधिक, है ना, और बीपीएससी वाला वो तो है ही। चलिए जी, अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फ्रांस के इस समय राष्ट्रपति कौन है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हाँ जी, हाल ही में चर्चा में रहा, क्या चर्चा में रहा, हमने कहा हार्पून मिसाइल। जी हाँ, हार्पून मिसाइल। अब ये हार्पून मिसाइल क्या किया है बताएंगे। ये किस देश के द्वारा विकसित किया गया है, अमेरिका के द्वारा। अच्छा, कैसा मिसाइल है, हमने कहा कि देखो भाई, यहाँ पर जमीन पर खड़े हो करके और पानी में, है ना, पानी के जहाज को मार डालिए, पानी जहाज को मार दिया, ठीक है जी। मतलब इस पर अगर हमको अटैक करना हो तो हम क्या करेंगे, पानी के जहाज पर अटैक करेंगे। यहाँ से हम युद्धपोत पर अटैक कर सकते हैं, ठीक है जी, जो हमारा युद्धपोत होता है, इन सारी चीज़ों पर हम अटैक कर सकते हैं, है ना। अच्छा सर, अमेरिका बनाया है तो ये चर्चा में क्यों है, चर्चा में इसलिए है क्योंकि अमेरिका भाई साहब क्या किए हैं, ये हार्पून मिसाइल पकड़ा दिए हैं, किसको, ताइवान को। बोले सर इसमें हाय तौबा करने वाली क्या बात है, तो नॉर्मल सी बात है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, ये तो सारे देश एक दूसरे को लेते देते रहते, इसमें क्या दिक्कत। हमने कहा दिक्कत वहां नहीं है, दिक्कत वहां है कि भाई साहब इसका जो चिर प्रतिद्वंदी है ना, वो है चीन, है जी। और चीन और यूएसए का है 72 का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा नहीं है भाई साहब, 36 का आंकड़ा नहीं है, भूल जाओ, गया 36 वाला जमाना, 72 का आंकड़ा है दोनों के बीच, ठीक है। अब एक चीज बताइए, चीन ताइवान पर हमेशा नजर, अमेरिका ताइवान को दे दिया, ले सप्लाई, मारो चीन को, है ना जी। अब भैया चीन उधर भड़का हुआ है, इधर ताइवान अपने आप को अलग खुश मालूम, हाँ भाई बहुत बढ़िया, हमने क्या किया है, हमारे पास एक क्या आ गया भैया, एक मिसाइल आ गई जिससे अब आए कोई चीनी, है ना जी। अभी चीन क्या करता है, चीन सागर में अपना पूरा उतार देता है। अब जैसे ही ताइवान को खतरा लगेगा, हार्पून मिसाइल ऊपर, बेटा चले जाओ पीछे, या तो अपने रेंज से बाहर निकलो नहीं तो उड़ा देंगे, है ना। तो ये कहानी रहेगी। तो ताइवान को मजबूत बनाने की स्थिति में भाई साहब एक कदम आगे बढ़ा गया है, ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा एक सवाल और, है ना। दरअसल ये तो हम देख लिए कि भैया युद्धपोत है, युद्धपोत को मार के गिराता है, कहाँ से, जमीन से मारिए, पानी में मार देगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। दिया है तो इतना बवाल का है मचा है, क्या कि एगो दूगो नहीं दे दिया है, दे दिया है सीधे 100 गो उठा के, कई गो उठा के, 100 पीस उठा के दे दिया है। अब चाइना वाला आप सोच के देखिए, एगो रहता तो एक तरफ से आता, अब 100 गो है ना, अब 100 तरफ से अटैक होगा, चाइना वाले का वैसे ही पर परेशानी हुआ पड़ा है, ठीक है जी। अच्छा, इसको चलाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। पूछे काहे मेहनत नहीं है, काहे कि इसको देखो ज़्यादा ये है नहीं, है ना, मुश्किल से 4.5 मीटर का है, 4.5 मीटर का टोटल इसका लंबाई ये है, बस 4.5 मीटर का है, चलाना भी आसान है ना। वजन की बात कर लीजिए, वजन भी इसका बहुत ज़्यादा नहीं, 526 केजी है, कितना है, 526। क्या कर सकता है, जमीन से पानी में मार कर सकता है ना जी। कितना दूर जाके मार कर सकता है, ये भी तो सवाल आ गया कि सर कितना दूर जाके मार देंगे। हमने कहा 90 से 120 किलोमीटर, इसकी रेंज जो है कितना है, 90 किलोमीटर से लेकर के 120 किलोमीटर तक इसका रेंज है। नाम है हार्पून मिसाइल, 100 पीस दिया गया है वियतनाम को। इसका जो साइज है 4.5 मीटर, वजन 526 केजी के आसपास है और मारक क्षमता 90 किलोमीटर से 120 किलोमीटर के आसपास। तो ये खतरनाक एक कह सकते हैं कि चीन से पंगा लेने वाली बात है, और ये तो खैर इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। ये लोग बड़े प्लेयर हैं, ये लोग अक्सर हाँ लेते रहते हैं। हालांकि हम लोग भी अब बहुत बड़े प्लेयर हो गए, हम लोग भी कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं है। आप देखिए कि जियो पॉलिटिक्स में भारत की बात सुनी जाती है ना जी। और भारत अपने देश छोड़ो, हम लोग को अपने देश का वसुधैव कुटुंबकम, है ना जी। कहाँ अफ्रीका के लिए सोचने चल देते हैं हम लोग, राइट, और होना भी चाहिए,
ठीक है जी। चलिए भाई, अगला सवाल क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, जी हां, याद रखिएगा बिहार स्पेशल में, क्योंकि बिहार के किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। बिहार के एग्जाम में क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि ये बिहार के ही क्या कहते हैं, जो पिछला हिस्सा था, जो हमारा हिस्सा था जिसे हम झारखंड कहते हैं, उसके हजारीबाग में क्या किया गया है, इसकी शुरुआत की गई है। किस चीज की शुरुआत? हमने कहा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कब की गई? हमने कहा गांधी जी को याद करते हुए कर दिए हम लोग। कब भैया? 2 अक्टूबर को। 2 अक्टूबर के दिन, गांधी जयंती के दिन हमने क्या किया है, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की। बोले बहुत अच्छा। अच्छा सर, जनजाति से याद आया कि क्या इसमें और भी जनजातियों के बारे में है चर्चा? जनजातियों के बारे में क्या चर्चाएं की गई हैं? हमने कहा कि देखो भाई, जनजाति से रिलेटेड एक चीज है, क्या है कि भारत सरकार ना कुछ वो चला रही है, क्या कहते हैं, कुछ अभियान चला रही है। जैसे एक है आपको एकलव्य विद्यालय, आपने नाम सुना होगा, एकलव्य विद्यालय। ठीक है, एकलव्य विद्यालय, जी हाँ। इसमें बेसिकली क्या किया जाता है, जो हमारी आदिवासी जनजातियां हैं, उन लोगों के बच्चों को, है ना, उनको क्या किया जाता है भाई, शिक्षा दी जाती है पूरी तरीके से। ठीक है, ताकि बच्चे इसमें पढ़ें और पढ़ करके क्या करें भैया, अपना जीवन सुधार सके। भैया एक जगह से दूसरी जगह घूमने फिरने में ऐसा थोड़ी है भैया, हमेशा घूमते फिरते रहोगे तो भाई पढ़ाई लिखाई कब करोगे, है ना। तो इसके लिए एक एकलव्य विद्यालय बनाया गया कि भैया जो जनजातियां है ना, घुमंतु जनजातियां हैं या जो एक जगह रह रही हैं, उनके बच्चे क्या करेंगे, इसमें जाएंगे और जा करके पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी। चलिए भाई, इसके अलावा एक और अभियान है जिसका नाम है पीएम जनमन। जी हाँ, पीएम जनमन, पीएम जनमन, जी हाँ। इसकी शुरुआत अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत जो की गई थी हमारे यहां पर, है ना, वो दिन था भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस। बिरसा मुंडा जयंती किस दिन होता है? हमने कहा 15 नवंबर के दिन होता है, और इसी 15 नवंबर के दिन ये पीएम जनमन की क्या की गई थी, मतलब इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर एक सवाल और बनता है, वो ये बनता है कि भगवान जो बिरसा मुंडा है ना, इनके जन्म दिवस को हम लोग इनके जन्म दिवस को किस दिवस के पर मनाया जाता है? जैसे चाचा नेहरू, है ना जी, बाल दिवस, कोई दिक्कत ही नहीं है, राइट। तो वैसे ही इनके जन्म दिवस को क्या मनाया जाता है, जरा जल्दी कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि इनका जो जन्म दिवस है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जनजाति गौरव दिवस कहा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, जनजाति गौरव दिवस। जी हाँ, जनजाति गौरव दिवस। ठीक है जी। कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? बिरसा मुंडा की याद में मनाया जाता है। ठीक है जी। इनका जन्म इस दिन हुआ था, इसीलिए हम लोग जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए भाई, जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स में डालेंगे कि भगवान बिरसा मुंडा का संबंध किस विद्रोह से रहा है। बीपीएससी का बहुत प्यारा सवाल है, हर बार पूछ लिया जाता है ना, कि जरा बताएं बिरसा मुंडा ने भैया कौन से, है ना, किस विद्रोह का क्या किया था, नेतृत्व किया था। चलिए भाई, ये रहा सेशन। अगला एक सवाल ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में ये रहा हमारे सामने। जी हाँ, इसमें आपको बताना है कि खो खो विश्व कप 2025, जी हाँ, खो खो विश्व कप 2025 किस देश में आयोजित किया जाएगा। जी हाँ, और ये पहली बार, ये सबसे आपको बता दें कि भैया ये पहली बार क्या किया जा रहा है, खो खो का विश्व कप खेला जा रहा है। अच्छा सर, खो खो ये जो खेल है ये किस देश से निकला है? हमने कहा ये देश भारत देश से निकला है। कहाँ से निकला है? भारत से निकला है। तो भैया जिस जगह पर ओरिजिन होगा वहीं पर तो पहले खेला जाएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा भारत। जी हाँ, खो खो का विश्व कप कहाँ पर चल रहा है? खो खो का कहाँ होगा? हमारे भारत में होगा। कब होगा? 2025 में होगा। ठीक है जी। चलिए, ये रहा सवाल। अगला सवाल कमेंट बॉक्स में आप लोगों के जवाब का इंतजार रहेगा। सवाल क्या है कि भैया किस राज्य में स्थित एंड्रो गांव ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में विरासत श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार जीता था? यह सवाल बताया गया था आपको, है ना। उम्मीद करते हैं आपको याद आ गया होगा। नहीं याद आया हो तो हमारा पिछला सेशन जा करके देखें,
बहुत आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल यूज़फुल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाला है। चलिए भाई, इसी के साथ इस सेशन को आज हम ख़त्म करते हैं। कैसा लगा सेशन बताइएगा ज़रूर। आपके मूल्यवान कमेंट्स के इंतज़ार में हम लोग रहते हैं, है ना जी। अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कमेंट बॉक्स में जिस पर बात नहीं की, मतलब नहीं कर पाता है इंसान, क्योंकि समय का वो रहता है। खैर, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। जो बेस्ट कमेंट आपके इस वीडियोस में जो बेस्ट कमेंट होगा उसको नेक्स्ट क्लास में मेंशन किया जाएगा, ठीक है जी। चलिए, तो बने रहें, जोश जुनून के साथ तैयारी को बरकरार रखेंगे, बहुत जल्द नौकरी होगी अपने पास। जय हिंद, जय भारत।